शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। ये मानवा अब लगभग पूरा कवर हो चुका है और नए चैप्टर्स हर हफ्ते आते हैं। तो अगर हमें 15 से 20 मिनट की अच्छी वीडियो बनानी है तो करीब 1 महीने तक का इंतजार करना पड़ेगा। इसलिए थोड़ा पेशेंस रखो यार। पिछले एपिसोड में हमने फ्रांस और कोरिया के बीच पहले हाफ का मैच देखा था, जिसमें फ्रांस ने पूरी तरह से दबदबा बनाया और होयोंग की हर चाल को नाकाम कर दिया। लेकिन हाफ टाइम में होयोंग ने न सिर्फ नेमार की स्किल को अनलॉक किया बल्कि बाकी सारी स्किल्स को भी अनलॉक किया जो उसने रिसेंटली कॉपी की थी। अब दूसरा हाफ शुरू होता है। कोरियन कोच सोचता है कि फ्रांस ने दूसरे हाफ में 4-4-2 फॉर्मेशन अपनाया है। फ्रांस का प्लान अपने तेज विंग प्लेयर्स के जरिए हमें साइड में दबाव में लाना है। ये बहुत बुरा है। हमने 4-3-3 फॉर्मेशन तैयार किया है। इस स्पीड से तो हमारा प्लान ही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाएगा। असल में 4-3-3 फॉर्मेशन तब इस्तेमाल होता है जब कोई टीम डिफेंस से अटैक की ओर तेजी से ट्रांजिशन करना चाहती है, खासकर तब जब सामने वाली टीम बॉल खो देती है। लेकिन अगर दूसरी टीम विंग से अटैक करती है तो 4-3-3 की पूरी फॉर्मेशन टूट जाती है। मैदान पर साउथ कोरियन खिलाड़ी फ्रेंच प्लेयर्स की बॉडी प्रेस प्ले से भी जूझ रहे हैं। ऑडियंस की नज़र में ये मैच बराबरी का लग रहा है, लेकिन वो भी महसूस कर सकते हैं कि फ्रांस खेल पर हावी है। आखिरकार फ्रांस के पास मूसा है। अचानक हम देखते हैं कि होयोंग को बॉल मिलती है और जैसे हमेशा होता है मूसा तुरंत बॉडी प्रेस करता है ताकि होयोंग अपनी ड्रिबल टेक्निक इस्तेमाल ना कर सके। मूसा मुस्कुराकर सोचता है रेफरी मेरा प्ले नजरअंदाज कर रहा है। वो बॉर्डरलाइन शोल्डर चार्ज को भी जाने दे रहा है। हमें यह होम फील्ड एडवांटेज को पूरी तरह से इस्तेमाल करना होगा। लेकिन तभी मूसा हैरान हो जाता है। अब वो होयोंग पर दबाव नहीं बना पा रहा। वो सोचता है होयोंग गिर क्यों नहीं रहा है। दूसरी ओर होयोंग आत्मविश्वास से आगे बढ़ता है। अब वो मूसा के बॉडी प्रेस से डरता नहीं। मूसा सोचता है होयोंग इस बार कुछ अलग लग रहा है। पहले हाफ में तो वो ऐसे धक्के से गिर जाता था। फिर हम देखते हैं कि ये सब उस टैलेंट की वजह से है जो उसने ब्रेक में अनलॉक किया था, नेचुरल बॉर्न मसल्स। होयोंग सोचता है थैंक्स टू इनेट मसल टैलेंट मेरी मसल्स अब और भी स्ट्रांग हो गई है। अब मूसा होयोंग को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। वो अपने हाथ और अपना पूरा शरीर होयोंग को रोकने के लिए लगा लेता है। लेकिन अब होयोंग मूसा के फिजिकल गेम से डरता नहीं। वो अपने टैलेंट्स का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करता है, जीनियस फुटबॉल आईक्यू, शार्प प्रेडिक्टिव एबिलिटी, बॉल कंट्रोल और मिडफील्ड वर्सेटैलिटी, और मूसा को ड्रिबल करके पार कर जाता है। मूसा गुस्से में हैरान रह जाता है, मैं इसे रोक क्यों नहीं पा रहा। आखिरकार होयोंग मूसा को पार करके निकल जाता है। फ्रेंच कोच चिल्लाता है बहुत आगे मत जा मूसा। होयोंग बहुत चालाकी से बॉल सियोक को पास कर देता है। मूसा हैरानी में सोचता है मैं तो होयोंग में ही उलझ गया था। अब सियोक सीधे गोलकीपर के सामने होता है। वो बॉल को हिट करता है और गोल मार देता है। इस गोल के साथ कोरिया ने दूसरे हाफ के बीच में स्कोर बराबर कर दिया। होयोंग मुस्कुराते हुए सोचता है मैंने खुद को एक बेट की तरह इस्तेमाल किया ताकि विरोधी की फॉर्मेशन टूटे। यही तो मैं ब्राजील में 2 साल से सीख रहा था। दूसरे हाफ के 30 मिनट तक अब हर कोई जान चुका है कि मूसा अब होयोंग को नहीं रोक पा रहा। कोच चिल्लाता है मूसा होश में आ, उसकी चालों में मत फंस। वो सोचता है जब मूसा सिर्फ होयोंग पर ध्यान दे रहा है तो हमारी फर्स्ट और थर्ड लाइन का प्रेशर कमजोर हो गया है। हाफ टाइम में ऐसा क्या हुआ? पूरा गेम 180 डिग्री पलट चुका है। वो चिल्लाता है अपनी पोजीशन मत छोड़ मूसा। मूसा गुस्से में जवाब देता है ज्यादा चिल्लाओ मत, मैं समझ चुका हूँ। कोच गुस्से में तिलमिला जाता है। वो सोचता है मूसा को सब्स्टिट्यूट करना नामुमकिन है। हमारे पास और कोई बॉक्स टू बॉक्स प्लेयर नहीं है और कोई डिफेंडर भी नहीं है जो होयोंग को रोक सके। दूसरे हाफ के 45वें मिनट पर कोरियन कप्तान सबको कहता है ज्यादा वक्त नहीं बचा, थोड़ा और जोर लगाओ। होयोंग सोचता है हाँ बस थोड़ा और। ये सिर्फ मेरी ताकत की बात नहीं है, मैं अपनी पूरी टीम पर भरोसा करता हूँ। हम सबको मिलकर जीत की राह बनानी है। अब जबकि होयोंग के पीछे मूसा लगा हुआ है, वो सोचता है चाहे मेरा स्टेमिना बहुत हो लेकिन मैं इस टैलेंट का 100% इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि मैं जल्दी एग्जॉस्ट हो जाऊंगा। इसीलिए मुझे मजबूरन थोड़ा सा ही तेज दौड़ना होगा। वो लगभग पूरी तरह थक चुका है, फिर भी सोचता है ये थकान कोई मजाक नहीं है, लेकिन मेरा शरीर अभी भी लड़ सकता है, मुझे बस इसे सहना है। वो खुद को धक्का देकर अपनी स्पीड और बढ़ा देता है। मूसा गुस्से में सोचता है क्या तू वाकई सोचता है कि तू मेरे प्रेस से बच सकता है? जब होयोंग और मूसा में जंग चल रही होती है, ली के पास बॉल आती है। ली सोचता है होयोंग मिडफील्ड में मूसा को हिला रहा है, यही मौका है। वो अपोनेंट को ड्रिबल करके आगे बढ़ता है। कोरियन फैंस उत्साहित हो जाते हैं। होयोंग मुस्कुराता है और कहता है नाइस प्ले। ली और सियोक एक दूसरे को देखते हैं।
उन्हें पता है यही आखिरी मौका है खेल को पलटने का। होयांग सोचता है हमारे पास 4 अटैकर्स हैं और ओपोनेंट्स के पास 4 डिफेंडर्स, हमारे पास संख्या में बढ़त है। अचानक वो अपनी स्पीड बढ़ाता है और एक ही पल में मूसा को धूल चटा देता है। हालांकि उसके पास बॉल नहीं है, लेकिन फिर भी वो स्टॉर्म ड्रिबलिंग टैलेंट के जैसे ही स्टाइल में 2 डिफेंडर्स को पार कर देता है। उसका मकसद है विरोधी की फ्रंट लाइन डिफेंस को हिला देना। भीड़ उसकी स्पीड और प्रदर्शन से हैरान हो जाती है। लोग कहते हैं होयांग तो फ्रांस की डिफेंस को हिला रहा है, वो पूरे मैदान में दौड़ रहा है। ली देखता है कि होयांग गोल पोस्ट की तरफ दौड़ रहा है। वो बॉल होयांग को पास करता है। जैसे ही बॉल उसके पास आती है, होयांग सोचता है एंगल बहुत टाइट है, बिना रुके शॉट लेना मुश्किल होगा। ऊपर से बाबाडू भी मेरे पास आ रहा है। बाबाडू सोचता है मैं इसे रोक सकता हूँ, मैं इसे ब्लॉक कर दूंगा। लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि ये तो एक फेंट पास था। होयांग ने जानबूझकर ध्यान भटकाया था। असल में बॉल सियोक के पास जाती है जो उसके ठीक पीछे खड़ा था। सियोक बॉल मारने की कोशिश करता है, लेकिन मूसा उसे पीछे से बॉडी प्रेस कर देता है। वो सियोक के कंधे को पकड़ लेता है और अपना पूरा वजन उस पर डाल देता है। इस अग्रेसिव प्ले की वजह से सियोक गिर जाता है। पूरी टीम घबरा गई है। रेफरी आखिरकार होश में आता है। वो सीटी बजाता है और मूसा को रेड कार्ड दिखा देता है। मूसा अब गेम से बाहर हो गया है। होयांग उसे जाते देखता है और सोचता है ये फाउल इतना गंभीर था कि इसे नजरअंदाज करना मुश्किल था, भले ही ये उनकी होम फील्ड हो। वो सीओ की हालत देखकर चिंतित हो जाता है, जो अब स्ट्रेचर पे लेटा हुआ है। वो गुस्से में सोचता है अगर मैंने वो पास ले लिया होता तो सीओ को चोट नहीं लगती। सीओ को सपोर्ट स्टाफ मैदान से बाहर लेकर जाते हैं। ली कैप्टन से कहता है उम्मीद है कि चोट ज्यादा गंभीर नहीं है। मूसा की टैकल बहुत ब्रूटल थी। कप्तान जवाब देता है पहली नजर में तो चोट गंभीर नहीं लग रही, लेकिन पक्का कुछ नहीं कह सकता। अब वे डिस्कस करते हैं कि पेनल्टी फ्री किक कौन लेगा। ली कहता है हमें हर हाल में ये गोल करना है। तभी होयांग उनके पास आता है और कहता है प्लीज मुझे किक लेने दो। अब तय हो जाता है कि होयांग ही फ्री किक लेगा। वो अपनी आंखें बंद करता है और गोल करने पर पूरा ध्यान लगाता है। वो सोचता है अब चिंता करना फिजूल है। होयांग और गोलकीपर दोनों की नजरें एक दूसरे पर टिकी हैं। होयांग बॉल को हिट करता है, बॉल कर्व में उड़ती है, 5 डिफेंडर्स को पार करती है और सीधा गोल में चली जाती है। पूरी टीम खुशी में झूम उठती है। होयांग नोट करता है कि उसकी फ्री किक टैलेंट भी अब अपग्रेड हो चुकी है। होयांग खुश मुस्कान के साथ सोचता है गोल के साथ साथ मेरा टैलेंट भी बढ़ गया है। कोरियन फैंस खुशी में झूम उठते हैं। उनमें से एक कहता है तुमने वो फ्री किक देखी? ये तो ब्रेक थ्रू में भी अच्छा है और फ्री किक में भी। कोच मुस्कुराता है और उसके टीममेट चिल्लाते हैं बहुत बढ़िया गोल था होयांग। मूसा जो साइडलाइन पे खड़ा है गोल देखकर गुस्से से भर जाता है। इसी तरह कोरिया एंड तक मैच को डोमिनेट करता है और मैच 2-1 से जीत जाता है। कोरिया अब मॉन्टेग्यू इंटरनेशनल टूर्नामेंट का विजेता बन गया है। दूसरे हाफ में जबरदस्त वापसी के साथ वो कमाल की जीत हासिल करते हैं। मूसा अब भी यकीन नहीं कर पाता कि वो गेम हार गए। उसे शर्म आ रही है क्योंकि मैच से पहले उसने कोच के सामने डींगे मारी थी कि वो जीत कर दिखाएगा। वो गुस्से में अपनी बोतल को जोर से फेंक देता है। होयांग मूसा की तरफ देखता है और सोचता है अगर ये अपनी मेंटल स्ट्रेंथ सुधार ले तो एक जबरदस्त खिलाड़ी बन सकता है। वो मूसा से कहता है जैसी करनी वैसी भरनी। दूसरी ओर बाबाडू और होयांग कुछ शब्दों का आदान प्रदान करते हैं। बाबाडू मुस्कुराकर कहता है ये मैच जबरदस्त था, मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। होयांग उजली मुस्कान के साथ कहता है मुझे भी मजा आया, अगली बार प्रो स्टेज में मिलेंगे। मैच के बाद होयांग और कोच पत्रकारों से बात करते हैं। पत्रकार कोरिया को टूर्नामेंट जीतने पर बधाई देते हैं। एक पत्रकार पूछता है पहले हाफ में आप मूसा की डोमिनेंस के सामने बेबस लग रहे थे, लेकिन दूसरे हाफ में आपकी परफॉर्मेंस पूरी तरह बदल गई, क्या हाफ टाइम में कुछ हुआ था? होयांग आत्मविश्वास के साथ जवाब देता है मेरे अंदर एक अवेकनिंग हुई, मैंने ठान लिया था कि मैं हार नहीं मानूंगा। आज का मैच बहुत कठिन था, मैच का फ्लो बार बार टूट रहा था, लेकिन मैं झुकना नहीं चाहता था। दूसरा पत्रकार पूछता है क्या आप पुअर ऑफिशिएटिंग की तरफ इशारा कर रहे हैं? होयांग चालाकी से जवाब देता है क्या पुअर ऑफिशिएटिंग हुई थी? पत्रकार ने उस सवाल से बचना ही बेहतर समझा ताकि कोई फालतू की कंट्रोवर्सी ना खड़ी हो जाए। एक पत्रकार पूछती है एमवीपी अवार्ड जल्द ही घोषित किया जाएगा, आप क्या सोचते हैं कौन वो अवार्ड जीतेगा? होयांग मुस्कुराकर कहता है क्या कोई और भी है मेरे अलावा? वो मजाकिया अंदाज में कहता है जब तक कोई और गलत कॉल ना हो जाए मैं ही एमवीपी रहूंगा। इसके साथ इंटरव्यू खत्म हो जाता है। होयांग अब मार्शल डसैली का टैलेंट कॉपी करने के लिए तैयार है। वो सोचता है मैंने टूर्नामेंट जीता, टॉप स्कोरर भी बना,
अब बस MVP जीतना बाकी है और मुझे पूरा यकीन है कि मैं MVP बनूंगा। इसके अलावा उसे बस मार्शल के साथ 4000 मिनट्स की ट्रेनिंग करनी है और फिर वो उसका टैलेंट कॉपी कर पाएगा। MVP अवार्ड कुछ ही देर में घोषित होता है और वो हो योंग को मिलता है। मार्शल उसे बधाई देता है और कहता है, मुझे पता था तुम ही जीतोगे। 5 मैचों में 6 गोल, 3 असिस्ट और 4 बार मैन ऑफ द मैच बनना, तुम अवार्ड पूरी तरह से डिजर्व करते हो। हो योंग मुस्कुराकर जवाब देता है, थैंक यू। अगले दिन टूर्नामेंट की परंपरा के अनुसार पूरे टूर्नामेंट की बेस्ट 11 में चुने गए प्लेयर्स को मार्शल के साथ लंच करने का मौका मिलता है। मार्शल कहता है, 11 साल पहले मेरे साथ एक ऐसा अनुभव हुआ जिसने बार्सिलोना के उस समय के मैनेजर योहान क्रूएफ को असली ताकत का मतलब समझा दिया। क्रूएफ की बार्सिलोना टीम इतनी मजबूत थी कि लोग उन्हें ड्रीम टीम कहते थे, लेकिन मैंने उन्हें 4-0 से हरा दिया। हो योंग क्यूरियोसिटी से पूछता है, आपने उन्हें कैसे हराया? मार्शल जवाब देता है, एक पावरफुल फिजिक, सिर्फ इस एक चीज से तुम कोई भी मुश्किल हल कर सकते हो। दूसरी शब्दों में कहे तो मुझे मसल ट्रेनिंग पर पूरी तरह से ध्यान देना पड़ा, क्योंकि यही जीत की असली कंडीशन होती है। यही वो ताकत है जिससे तुम मजबूत खिलाड़ियों के सामने टिक सकते हो। मार्शल हो योंग की तरफ देखते हुए सोचता है, हो योंग में वो मेंटल फोर्टिट्यूड है जो उसे मूसा की उकसावे वाली हरकतों से प्रभावित नहीं होने देता। एक फुटबॉल खिलाड़ी के नाते मैं चाहता हूँ कि ये लड़का बिना डगमगाए लगातार आगे बढ़े, एक अडिग चट्टान की तरह। फिर मार्शल हो योंग से कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए चीयर कर रहा हूँ। हो योंग मुस्कुराकर जवाब देता है, धन्यवाद। उसी दिन फ्रांस का इंटरनेट पूरी तरह से उबाल पर था। मूसा के व्यवहार को लेकर लोगों की राय बटी हुई थी। कुछ लोग बोले वो लड़का तो बस फिजिक का इस्तेमाल करना जानता है। कुछ लोग मूसा के किलर टैकल से रोमांचित थे, जबकि कुछ ने कहा मेरा खून खौल गया जब उसने पानी की बोतल फेंकी, जबकि गलती उसी की थी। लोग बोले मैच बहुत बायस था, उसे 2 बार और बाहर निकाल देना चाहिए था। कोच क्या कर रहा था, एक प्लेयर को भी कंट्रोल नहीं कर पाया। जब पब्लिक ओपिनियन में मूसा के एक्शंस को अनफॉरगिवेबल बताया जा रहा था, तब हो योंग को लेकर भी राय बटी हुई थी। लेकिन उसी रात मार्शल का इंटरव्यू रिलीज हुआ और जनता की सोच हो योंग के पक्ष में बदल गई। मार्शल ने कहा, मूसा एक भटके हुए मेमने जैसा था जो खेल की भावना ही भूल गया। उसे ढील देने के बजाय उसके मूल्यों को कड़े डिसिप्लिन के जरिए सुधारने की जरूरत है। इसके विपरीत कोरिया का हो योंग शानदार स्पोर्ट्समैनशिप बनाए हुए रखा था। ऐसे खिलाड़ियों के बिना फुटबॉल की दुनिया में कोई तरक्की नहीं हो सकती। आखिरकार फ्रेंच फुटबॉल फेडरेशन मूसा को पेनल्टी लगाती है और अंडर 17 यूरोपियन चैंपियनशिप खेलने से रद्द कर देती है। इसी के साथ वो कोरिया में होने वाले अंडर 17 वर्ल्ड कप से भी डिस्क्वालीफाई हो जाता है। कोच डूरेंट और वो रेफरी जिसने लगातार गलत फैसले किए थे, दोनों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है। अगली सुबह पूरा साउथ कोरिया देश खुशी की जोश में डूबा हुआ है। लोग बहुत खुश है कि उनकी अंडर 16 नेशनल टीम ने फ्रांस को हरा दिया। वो कहते हैं कोरिया की अंडर 16 टीम कमाल की है और खासकर हो योंग, उसे फुटबॉल भी अच्छा आता है और वो हैंडसम भी है। वो तो एकदम परफेक्ट पैकेज है। पूरा देश एक पॉजिटिव मूड में है। हो योंग के माता पिता अपने बेटे की उपलब्धि से बेहद गर्वित और खुश हैं। अब वे बेसब्री से हो योंग के कोरिया वापस आने का इंतजार कर रहे हैं ताकि वो हो योंग के साथ इस उपलब्धि का जश्न मना सके।